नमस्कार, मैं रजनी आर्य, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। पश्चिमी बंगाल में कई हिंदू को जिंदा जलाए जाने के मामले में अब बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी कार्रवाई करने की मांग उठाई है और भारत सरकार से कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर आजीवन कारावास की सजा दिलाएं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए संतों की मांग का समर्थन भी किया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी इस नरसंहार का विरोध करते हुए कहा कि सवाल हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश का है। आजकल इसमें राजनीति भी हिंदू मुस्लिम की तरह देखकर किया जा रहा है और लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं और फूंक रहे व लूट रहे हैं। देखिए, सवाल हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे देश का है। हमारा देश जो है आजकल जो है लोग राजनीति में हिंदू मुस्लिम जो देख रहे हैं और एक दूसरे को मारने और काटने का प्लान जो है बना रहे हैं। एक दूसरे को जो है मार रहे हैं, काट रहे हैं, फूंक रहे हैं, लूट रहे हैं। कम से कम जो है सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किए जाएं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि गवाह सबूत भी मिल जाते हैं। जो लोग जिस मोहल्ले में जहाँ भी गलत काम लोग करते हैं वो लोग फेमस होते हैं और चर्चित भी होते हैं। तो हमारा तो मानना यही है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के इंसान हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी मांग करते हैं, कानून से भी मांग करते हैं कि हमारे देश में एक कानून होना चाहिए। एक संविधान है तो एक कानून भी होना चाहिए। जो लोग एक दूसरे को नुकसान करते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, फूंक रहे हैं, इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब जो है ऐसी घटनाएं जो है देश में जो है इस देश में ऐसी घटनाएं जो है होती रहेंगी तो एक दूसरे के अंदर दिलों में नफरत पैदा होगी। देश हमारा बहुत जाएगा पीछे। हम तो यही चाहते हैं कि देश में एक कानून हो और जो गलत काम करने वाले हैं वो सलाखों के पीछे हों। तब तो हम मानते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ सरकार बहुत बेहतर जो है चल रही है, कानून बहुत बढ़िया चल रहा है और एक दूसरे को लोग डरें, ना कि जो है एक दूसरे को लोग जला दें, फूंक दें, लूट दें, जो है उसको मार दें। इस तरीके से घटनाएं जहाँ जहाँ हो रही हैं उस जगह पे सरकार अपना कानून का शिकंजा तेज करे और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों को जो है आजीवन कारावास होने चाहिए। देखिए, सवाल है जहाँ सबकी मांग है वहाँ हमारी भी मांग है। हम चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो इंसान हो, हम इंसानियत को मानते हैं, ना कि हम जात धर्म की बात करते हैं। हम तो साफ कहते हैं कि जहाँ समाज है वहाँ हम भी खड़े हैं। अगर जो है संत समाज मांग कर रहा है तो हम भी मांग कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। अगर किसी का लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। ये हम मांग करते हैं। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश 28 से 29 मार्च को सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल करेंगे। वे राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश 28 से 29 मार्च 2022 को मजदूरों के 44 कानूनों को खत्म करके 4 लेबल कोड बनाने, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, आउटसोर्स नीति से बनाने, स्कीम वर्कर्स को नियमित कर्मचारी घोषित करने, करुणा मूलक रोजगार देने, छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने, सेवाओं के निजीकरण, मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी संशोधनों व नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आदि मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश 28-29 मार्च को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर होने वाली 2 दिवसीय हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। सीटू राज्य कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश भर के हजारों मजदूर, चाहे वो इंडस्ट्री का वर्कर है, फैक्ट्री का वर्कर है, मनरेगा वर्कर्स हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी मिड डे मील के वर्कर्स हैं, आउटसोर्स वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स प्रदेश के अंदर काम करते हैं ये सभी जो है इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे और हज़ारों की तादाद में मजदूर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर और राज्य की राजधानी शिमला में प्रदर्शन करेंगे। यह हड़ताल जो है मजदूरों के मुद्दों पर की जा रही है और कर्मचारियों के मुद्दों के ऊपर की जा रही है। खास तौर पर जिस तरीके से 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने का मुद्दा है, फिक्स टर्म रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा है, मजदूरों के वेतन को 21,000 रुपये करने का मुद्दा है
और इसके साथ साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो आज विनिवेश किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाना, और इसके साथ साथ जो किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर इस हड़ताल में उनको शामिल किया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ नीति बना रही है। यह सरकार जो है लगातार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, और इसीलिए जो है मजदूरों के कानूनों को खत्म किया गया है, और पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए ही सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। जो कर्मचारी है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ओपीएस बहाली नहीं हो रही है, उन पर उल्टा जो मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनके ट्रांसफर्स की जा रही है, उनकी प्रताड़ना की जा रही है। छठे वेतन आयोग में जो विसंगतियां हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश के अंदर 28 और 29 मार्च को मजदूर और कर्मचारी हड़ताल पर उतरेंगे और अपनी मांगों को बुलंद करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि वो अपनी नीतियां जो उन्होंने पूंजीपतियों के पक्ष में बनाई हैं और मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ हैं, उनको वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में भी मजदूर, कर्मचारी, किसान और समाज के अन्य तबके मिलकर जो है केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंदी करेंगे। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर टोबा से लेकर नैना देवी मंदिर तक 3 होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए प्लानिंग हो चुकी है। लगभग 10 करोड़ की लागत से इन होल्डिंग एरिया को तैयार किया जाएगा। कोलमबाला टोबा में 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं की कैपेसिटी का एक होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 9 एकड़ जमीन चयनित की गई है और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए केस भेज दिया है। इसके साथ ही नैना देवी में बस स्टैंड के पास शहरी विकास विभाग के भवन का टॉप फ्लोर हायर किया गया है, जहां 1500 से 2000 श्रद्धालुओं की कैपेसिटी का होल्डिंग एरिया बनेगा। जो हमारा मंदिर है श्री नैना देवी जी का, वहाँ पे 3-4 चीज़ों हम नई चीज़ें कर रहे हैं। एक तो जैसे लिफ्ट के बारे में बात हुई थी, उसकी अप्रूवल भी सरकार से आ चुकी है, ये 5 करोड़ 99 लाख के आसपास है। और दूसरा जो हमारा वहाँ पे ग्लास ब्रिज है, उसकी अप्रूवल भी आ चुकी है, ये भी लगभग 5 करोड़ है। इसके साथ साथ हम जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए हम होल्डिंग एरिया प्लान कर रहे हैं। एक हम खोला टोबा में बनाएंगे और एक बस स्टैंड के पास उसका काम अभी शुरू होने वाला है। और तीसरा जो है वो मंदिर के आसपास होगा, जहाँ पे अभी काफ़ी कंजेशन आपने देखी होगी। तो लोगों की सुविधा के लिए तीनों काम हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन कामों को शुरू कर दिया जाएगा। चंपा पार्क बिलासपुर में देवभूमि स्वर्ण संगठन के पदाधिकारियों ने गत 16 मार्च को शिमला में स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर किए गए संघर्ष के कारण 3 प्रमुख नेताओं रुमित ठाकुर, मदन ठाकुर व दीपक चौहान को रिहा करने की मांग की है। इसी संदर्भ में संगठन के पदाधिकारियों ने आज चंपा पार्क बिलासपुर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। संगठन के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनके इन तीनों गिरफ्तार किए गए नेताओं सहित अन्य सभी को रिहा नहीं किया जाता, तब तक स्वर्ण संगठन का यह क्रमिक अनशन निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण संगठन बिलासपुर, आज जो हम यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं चंपा पार्क बिलासपुर में, हमारा मेन मुद्दा जो आज का है वो ये है कि हम लोग 16 मार्च को जो एक हमारा सरकार के लिए स्वर्ण आयोग के गठन के लिए जो मांग थी, उसके उपलक्ष्य में हम शिमला गए हुए थे। तो वहाँ से हमारे 3 साथियों को, रुमित ठाकुर, भाई मदन ठाकुर और दीपक चौहान को रात को 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उन लोगों की रिहाई नहीं हो पाई है। तो हम जो उनके ऊपर केस लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा, हम उनका विरोध प्रकट करने के लिए और उसके खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज से हमारी भूख हड़ताल जो है, क्रमिक भूख हड़ताल चंपा पार्क बिलासपुर में शुरू हो गई है। इस क्रमिक भूख हड़ताल में हम प्रतिदिन 24 घंटे के लिए क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे और हमारी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे भाई रिहा नहीं हो जाते या उनके प्रति कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी मांग रहेगी सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज 3.5 महीने बाद एक धर्मशाला का कोई केस हुआ था 10 दिसंबर को, उसके वो भी दोबारा खोल दिया गया 3.5 महीने बाद। आज पता चला कि अब पता लग रहा है कि वो भी वहाँ भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है और उसमें भी उनको शिमला के बाद उनको वहाँ हिरासत में ले लिया गया।
अभी सुनने में आया है कि कोई सोलन में भी कोई केस है पुराना, उसमें भी अब उनको उसके बाद हिरासत में लिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से कि ऐसे कौन से कानून हैं, ऐसे कौन सी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत 3.5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद केस ओपन किए जा रहे हैं और हमारे भाइयों को बिना वजह तंग किया जा रहा है। इस वक्त हमारे लगभग 10 से 11 लोग जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी धाराएं उनके ऊपर, कौन से केस उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं और प्रतिदिन नए नए केस दर्ज हो रहे हैं। हम उसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम पूर्ण तौर पे सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे भाइयों को बिना जांच के जो ये धाराएं या केस जो लगाए गए हैं उसके जांच किए बिना जो दोषी हैं, हम ये नहीं कहते कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे भाइयों के खिलाफ, जो स्वर्ण योद्धाओं के खिलाफ, जो स्वर्ण समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं और इसी विरोध स्वरूप हमने ये भूख हड़ताल रखी हुई है। हम आपके पत्रकारों के माध्यम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में, हिमाचल के हर जिले में आज से भूख हड़तालें शुरू हो गई हैं और क्रमिक अनशन पे लोग बैठ गए हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं जल्द से जल्द हमारे भाइयों को रिहा नहीं किया गया और जांच पूरे तरीके से जांच, निष्पक्ष जांच और ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच नहीं की गई तो ये लोग समाज जो स्वर्ण समाज का गुस्सा है वो दिन प्रतिदिन उबल के कोई भी रूप अख्तियार कर सकता है। इससे पहले सरकार को ये चेतावनी है कि वो कृपया हमारे भाइयों को रिहा कर दे। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।